नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे नेतृत्व। अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे भाई नेतृत्व। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने नेतृत्व को समझा है। नेतृत्व के जो प्रकार है, इन नेतृत्व के प्रकारों को अपन ने जाना है और नेतृत्व की जो शैलियाँ है, तो नेतृत्व की शैलियों को भी अपन ने जो है ढंग से पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में कि नेतृत्व की शैलियाँ कौन कौन सी है, नेतृत्व के प्रकार क्या है और नेतृत्व क्या है। ये सारी बातें जो है अपन ने डिटेल से समझी है इससे पहले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांतों की। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आसान सा टॉपिक है। नेतृत्व के जो सिद्धांत हैं इनको आसान शब्दों में अपन समझेंगे। देखिए, नेतृत्व जो है, नेतृत्व है, जैसे ही आप लोगों को नेतृत्व सुनाई दे, दिखाई दे, तो नेतृत्व की छवि वो लेकर के नहीं आनी है। कौन सी? जो नेता होते हैं आपके, जो कि सफ़ेद कुर्ता पहन करके घूमते रहते हैं तोंद निकाल करके, तो वो नेता जो है वो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए दिमाग में? भाई, नेतृत्व जो है कोई भी कर सकता है। कौन कर सकता है? आपका जो जिले का मालिक है, जैसे कि कलेक्टर है, ये जिले का मालिक जो है कलेक्टर, ये भी नेतृत्व करता है। ये कैसे नेतृत्व करता है? ये अपने से जो नीचे के अधिकारी हैं, जैसे कि आपके एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, उनको निर्देश देता है, उनको सुझाव देता है, उनके साथ में गतिविधियां करके पूरे जिले को संभालता है, जिले का नेतृत्व करता है। तो कलेक्टर भी क्या है? कलेक्टर भी एक नेतृत्व करता है, नेतृत्व करने वाला है। अपन बात करते हैं स्कूल की, तो विद्यालय में जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल जो है, वो भी क्या है? वो भी आपका नेतृत्व करने वाला है, नेतृत्व करता है। ये प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल जो है, ये नेतृत्व कैसे करता है? ये अपने स्कूल के, अपने विद्यालय के स्टाफ के जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनके साथ बैठ करके उनको जो है सुझाव देता है, उनको निर्देश देता है। अपने विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था को ढंग से चलाने के लिए भाई स्कूल में क्या चाहिए प्रिंसिपल को? भाई रिजल्ट बढ़िया चाहिए, टाइम पे जो है टाबर आवे, टाइम पर क्लासा लगे, टाइम पर सलाह टीचर आवे। तो उसके लिए क्या करे? प्रधानाचार्य जो है, प्रिंसिपल जो है, वो क्या करे? निर्देश देवे आपका जो भी स्टाफ का मेंबर हुआ उनको, उनको निर्देश देता है, उनको सुझाव देता है, यानी कि नेतृत्व करता है। तो ये कलेक्टर है, ये भी नेतृत्व करता है। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जो है, ये भी नेतृत्व करने वाला है। कोई भी संस्था है, उस संस्था का जो प्रबंधक होता है, वो भी क्या होता है? आपका नेतृत्व करने वाला हो सकता है। तो नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि भाई वो नेता जो भाषण देते हैं वो नेतृत्व है। नेतृत्व का मतलब यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसमें वो गुण हो, जिन गुणों के माध्यम से वह एक समूह को चला सके, जिन गुणों के माध्यम से वह लोगों को प्रेरित कर सके, ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी स्वेच्छा से कार्य कर सके। उन गुणों के मालिक को अपन बोलेंगे नेतृत्वकर्ता, यानी कि नेता बोलेंगे। भी नेता क्या करते हैं? नेता भाषण देते हैं, उस भाषण को सुन करके उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करवा दे लोगों को, लोगों के समूह को क्या कर दे? अभिप्रेरित कर दे, ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके, उनको अपन बोल सकते हैं एक कुशल नेतृत्व करता। तो नेतृत्व तो ये हुआ। नेतृत्व क्या है? एक बड़ा रूप है। नेता तो करने वाला हो गया, ये नेता तो काम करने वाला है। ये नेता जो है, नेता, ये तो एक छोटा रूप हो गया। ये नेता अकेला नेतृत्व नहीं कर सकता, इसके साथ में इसके अनुयायी होंगे, इसके जो साथी होंगे, वो जब होंगे तब इसका नेतृत्व काम करेगा। तो नेतृत्व जो है आप लोगों के दिमाग में फीड होना चाहिए कि नेतृत्व का मतलब ये होता है, यानी कि ऐसा गुण जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति एक समूह को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे। अब देखिए, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी है पहले वाले वीडियो में। अब अपन बढ़ते हैं कि नेतृत्व के सिद्धांत। तो व्यक्ति नेता कैसे और क्यों बन जाते हैं, ये जो है अपन सिद्धांतों से समझेंगे कि भाई नेता कैसे बनते हैं। तो अलग अलग विद्वान जो है वो बताते हैं कि भाई नेता ऐसे बनते हैं, नेता में ऐसे गुण होते हैं, नेता इस वजह से बनते हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो अपन सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परंपरागत सिद्धांत। दो प्रकार के सिद्धांत हैं, एक तो है आपके परंपरागत सिद्धांत है, दूसरे हैं आपके आधुनिक सिद्धांत। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परंपरागत सिद्धांतों को। परंपरागत सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका नाम है गुण सिद्धांत।
और इसी को बोलते हैं अपन महान व्यक्ति सिद्धांत, ग्रेट मैन थ्योरी। देखिए नाम से ही इस सिद्धांत की पूरी व्याख्या जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। कैसे? नाम क्या है भाई? गुण सिद्धांत है, महान व्यक्ति सिद्धांत है, ग्रेट मैन थ्योरी है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि भाई जो नेता होते हैं वो पैदा होते हैं, उनमें जन्मजात गुण होते हैं। नेता क्या होते हैं? नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। नेता जन्मजात उनमें गुण होते हैं, वही नेता बनते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि नेता में क्या होते हैं? जन्मजात गुण होते हैं, वही महान व्यक्ति बनते हैं, ग्रेट मैन बनते हैं। वो पैदा ही होते हैं, ग्रेट मैन जो है वो पैदा होते हैं, नेता पैदा होते हैं, महान व्यक्ति पैदा ही होते हैं, वो बनते नहीं है बाद में। ये सिद्धांत कहता है आपका गुण सिद्धांत या महान व्यक्ति सिद्धांत। सिद्धांत को देने वाले कौन है? प्रेरणता कौन है? ये है आपके थॉमस कार्लाइल। इस सिद्धांत के अनुसार नेता के जो व्यक्तिगत गुण हैं जैसे कि बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल, महत्वाकांक्षा, ये जो व्यक्तिगत गुण हैं ये ही क्या करते हैं? सफल नेतृत्व की चाबी हैं। ये सिद्धांत क्या कर रहा है कि व्यक्ति जन्मजात ही नेता होता है, नेता पैदा होता है, नेता बनता नहीं है। नेता जो है इन गुणों के माध्यम से जो है नेतृत्व करता है। कौन से गुण हैं? जैसे कि बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल, महत्वाकांक्षा, ये गुण जो है ये गुण ही सफल नेतृत्व की चाबी है। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी या महान व्यक्ति सिद्धांत या अपन बोल सकते हैं गुण सिद्धांत, ये आप लोगों के दिमाग में फीड होना चाहिए। इस सिद्धांत का कहना ये है कि भाई नेता जो है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जानते। बचपन से जो है आपके नेता में वो गुण होते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में और डिटेल से। कीथ डेविस है, कीथ डेविस ने ये कहा है कि भाई सफल नेता के 4 प्रमुख गुण हैं। ये गुण सिद्धांत ही है अपन पढ़ रहे हैं। ग्रेट मैन थ्योरी जो है उसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत गुण जो है वही नेता कहलाते हैं। आपके व्यक्तिगत गुण बचपन से होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो ये 4 गुण बताए हैं कौन कौन से? एक तो बताया इन्होंने बुद्धिमत्ता को, सामाजिक परिपक्वता को, अंतः प्रेरणा को और मानवीय संबंध अभिवृत्ति को। ये गुण जिनमें होते हैं वह नेता होता है और ये गुण जन्मजात होते हैं, ये व्यक्तिगत गुण होते हैं। ये कहने वाले कौन है? आपके कीथ डेविस है। तो पहला सिद्धांत खत्म, परंपरागत सिद्धांत पढ़ रहे हैं। परंपरागत सिद्धांत में पहला सिद्धांत है अपना जिसका नाम है गुण सिद्धांत, ग्रेट मैन थ्योरी। तो ये बताता है कि व्यक्तिगत गुण होते हैं और वह व्यक्तिगत गुण जिनमें होते हैं वही नेता होता है। नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ध्यान में रखना है, ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आपको 2 नाम ध्यान में रखना है, एक तो कार्लाइल और एक है आपका कीथ डेविस। अब दूसरा सिद्धांत है आपका परंपरागत सिद्धांत में ही दूसरा सिद्धांत है कार्यात्मक या फिर समूह सिद्धांत या क्रिया केंद्रित नेतृत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले कौन है भाई? जॉन एडेयर है। और एडेयर साहब क्या बोलते हैं कि प्रभावशाली नेता में 3 आवश्यकताओं को पूरी करने की योग्यता होती है। 3 आवश्यकता कौन कौन सी? एक तो होती है कार्य आवश्यकता, एक है टीम आवश्यकता, एक है व्यक्तिगत आवश्यकता। देखिए सबसे पहला सिद्धांत अपन ने पढ़ा था जिसका नाम था गुण सिद्धांत। वो तो क्या बताता है कि भाई व्यक्तिगत गुण होते हैं और उन गुणों के माध्यम से वह नेता होता है और नेता जन्मजाति होता है, पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। दूसरा सिद्धांत आया कार्यात्मक सिद्धांत। ये बोलता है कि भाई गुण होया क्यों है, अगर वो आपके टीम के साथ काम नहीं करेगो तो भी को गुण के काम आए। तो टीम भी जरूरी है, टीम के जो मेंबर हैं वो कार्य करेंगे वो भी आवश्यक है। तो व्यक्तिगत गुणों के साथ साथ में उनका जो टीम है वो टीम कैसे कार्य कर रही है वो भी आवश्यक है। तीनों में ही जो है आपका संबंध होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। ये बात है कौन बताता है? आपका कार्यात्मक सिद्धांत बताता है, समूह सिद्धांत बताता है, क्रिया केंद्रित नेतृत्व सिद्धांत बताता है। इसमें क्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है, समूह को महत्वपूर्ण माना गया है, कार्य को महत्वपूर्ण माना गया है। देने वाले कौन है? जॉन एडेयर साहब है। ये बोलता है कि व्यक्तिगत गुण तो है ही, व्यक्तिगत गुणों के साथ में जो नेता है उस नेता की जो टीम है वह अच्छा काम करेगी, तब वह क्या कहलाएगा? आपका नेतृत्व कहलाएगा। तो ये तीनों जो है वो ध्यान में रखनी है। इसको अपन बोलते हैं समूह सिद्धांत। तो परंपरागत सिद्धांतों में 2 सिद्धांत अपने कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत की। देखिए परंपरागत सिद्धांत में सिर्फ 2 सिद्धांत ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण है? एक तो है आपका पहला गुण सिद्धांत और दूसरा है आपका समूह सिद्धांत। तो ये 2 ही सिद्धांत है आपके परंपरागत में।
गुण सिद्धांत जो हैं उनको देने वाले प्रतिपादक जो हैं उनका नाम है कार्लाइल, तो ये कार्लाइल ध्यान में रखना है। समूह सिद्धांत जो है इनको देने वाले यानी कि प्रतिपादक जो हैं वो है आपके एडेयर, तो ये एडेयर को ध्यान में रखना है। देखिए गुण सिद्धांत में क्या बोला जाता है, ये कहा जाता है कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत गुण होते हैं उन व्यक्तिगत गुणों के माध्यम से वह नेता बनता है, नेतृत्व करता है। व्यक्तिगत गुण जन्मजात होते हैं यानी कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अब समूह सिद्धांत बोलता है कि भाई व्यक्तिगत गुण जो है वो ही सिर्फ डिसाइड नहीं करते हैं नेतृत्व को, व्यक्तिगत गुणों के साथ में क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए और टीम जो है वो भी वर्क करनी चाहिए। तो ये समूह सिद्धांत बोलता है। तो ये समूह सिद्धांत और गुण सिद्धांत दोनों ही ध्यान में रखने हैं, दोनों ही आपके कौन से हैं, परंपरागत सिद्धांत है। अब अपन आधुनिक सिद्धांतों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत क्या कहता है, व्यवहारवादी सिद्धांत कहता है कि व्यक्तिगत गुणों की भी जरूरत नहीं है, आपके जो समूह है उसकी भी जरूरत नहीं है। नेतृत्व के लिए क्या होना चाहिए, नेतृत्व के लिए नेतृत्व करने वाले में व्यवहार देखा जाता है, यानी कि व्यवहार जो है, व्यवहार वो डिपेंड करता है कि नेतृत्व कैसा है। नेतृत्व की जो सफलता है वो व्यवहार पर डिपेंड करती है, बिहेवियर पर डिपेंड करती है। किसी नेता का अगर व्यवहार अच्छा है ना तो उसका नेतृत्व अच्छा है, अगर उसका बिहेव अच्छा नहीं है ना तो उसका नेतृत्व भी अच्छा नहीं है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत बताता है। ये उपरोक्त दोनों बातों का खंडन कर देता है कि भाई व्यक्तिगत गुण जरूरत नहीं है। मान लीजिए व्यक्तिगत गुण है उसमें, मान लीजिए उसमें सामाजिक कौशल है बढ़िया, लेकिन उसका व्यवहार नहीं है अपने अनुयायियों के साथ में ढंग का, तो वह नेतृत्व नहीं कर सकता। मान लीजिए उसके पास में टीम भी है, उसके बहुत सारे अनुयायी भी हैं जो उसके कहने पर काम करते हैं, लेकिन वह अपने अनुयायियों के साथ में ढंग से पेश नहीं आता, अच्छा व्यवहार करता नहीं है, तो वह नेतृत्व नहीं कर सकता। तो व्यवहारवादी सिद्धांत बोलता है कि नेतृत्व की सफलता में व्यवहार का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए व्यवहार को सिद्ध करने के लिए अध्ययन किए गए, जिसमें सबसे पहला जो अध्ययन है उसका नाम है ओहियो स्टेट अध्ययन। ये करने वाले कौन है, फ्लेशमैन है, हैरिस है और बर्ट है। ये जो शोध करता है, ये शोध किया इन्होंने, शोध करने के बाद में इन्होंने बताया कि व्यवहार का विश्लेषण कर नेतृत्व के दो प्रकार बताए इन्होंने। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो बताया इन्होंने इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यानी कि आईएस, संरचनात्मक पहल करने वाला। कौन सा है आपका, संरचनात्मक पहल करने वाला, आईएस ध्यान में रखना है ये। एक है आपका कॉन्सिडरेशन, इसको अपन डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, अंतः संबंध स्थापित करने वाला। तो इन्होंने अध्ययन किया, शोध किया, शोध करने के बाद में नेतृत्व के दो प्रकार बताए, एक तो आईएस और एक सी। आईएस का मतलब है यहाँ पे संरचनात्मक पहल करने वाला, सी का मतलब है यहाँ पे अंतः संबंध स्थापित करने वाला। और इस आधार पर इन्होंने नेतृत्व की चार शैलियाँ बताई। कौन कौन सी, एक तो इन्होंने ये बताई है कि ये देखिए इनको समझना है आप लोगों को, चारों शैलियों को। यहाँ पे एल का मतलब है लो यानी कि निम्न, एच का मतलब है हाई यानी कि उच्च, और आई एस का मतलब क्या है, संरचनात्मक पहल करने वाला। तो निम्न, इसका मतलब क्या हुआ, एल और आई एस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि निम्न संरचनात्मक पहल करने वाला। और एच और सी का मतलब क्या हुआ, उच्च अंतः संबंध स्थापित करने वाला। ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी, इनकी फुल फॉर्म पहले दिखा दी गई है। आईएस का मतलब क्या है, संरचनात्मक पहल करने वाला, सी का मतलब क्या है, अंतः संबंध स्थापित करने वाला। तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, एल आई एस का मतलब क्या हुआ कि निम्न संरचनात्मक पहल करने वाला और उच्च अंतः संबंध स्थापित करने वाला। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उच्च संरचनात्मक पहल करने वाला और उच्च ही आपका अंतः संबंध करने वाला। अगर संरचनात्मक पहल और अंतः संबंध दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही अगर आप लोगों के हाई होंगे तो वह नेतृत्व क्या कहलाएगा, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व कहलाएगा। सर्वश्रेष्ठ शैली है वह नेतृत्व की, जिसमें संरचनात्मक पहल भी आपकी जो है हाई है, बढ़िया है संरचनात्मक पहल भी, और आपका जो अंतः संबंध है लोगों के साथ में नेता का, वह भी क्या है, उच्च है, हाई है, बढ़िया है। तो वह शैली क्या कहलाएगी, आपकी सर्वश्रेष्ठ शैली कहलाएगी। तो ये आप लोगों को डिटेल से ध्यान में रखनी है। इसमें यही ध्यान में रखना है कि सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ वह शैली है जिसमें आपका जो संरचनात्मक पहल है वह भी क्या है, हाई है, आपका जो अंतः संबंध है वह भी क्या है, हाई है।
बाकी दोनों ही अगर निम्न होंगे तो ये सबसे घटिया है। एक हाई होगा एक लो होगा तो ये भी बढ़िया नहीं है, एक हाई है एक लो है ये भी बढ़िया नहीं है। सबसे बढ़िया शैली कौन सी है? जिसमें दोनों ही हाई है, यानी कि नेता का अपने अनुयायियों के साथ में संरचनात्मक पहल जो है वह भी अच्छी है, पहल करने वाला है वह नेता, और अपने अनुयायियों के साथ में अंतर संबंध स्थापित करने वाला अगर वह है तो उसकी नेतृत्व शैली बढ़िया है, वह अच्छा नेतृत्व करता है। तो ये है आपका ओहियो स्टेट अध्ययन देने वाले ये हैं, ये आपका व्यवहारवादी सिद्धांत में आएगा। मिशिगन अध्ययन, देखिए रेसिस लिकर्ट व सहयोगियों के द्वारा शोध किया गया, और शोध करने के बाद में इन्होंने दो प्रकार की नेतृत्व शैली बताई। कौन कौन सी? एक तो बताई इन्होंने कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व शैली, एक इन्होंने बताई उत्पाद केंद्रित नेतृत्व शैली। और इन शैलियों में मिशिगन अध्ययन ने सर्वश्रेष्ठ शैली बताई है वो है आपकी कर्मचारी केंद्रित। इन्होंने कहा कि भाई ये जो कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व शैली है ये सबसे बेस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है कर्मचारी केंद्रित शैली का? यानी कि जिस शैली में कर्मचारियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, कर्मचारियों को केंद्र बिंदु माना जाता है, कर्मचारियों की इच्छाओं के अनुसार कार्य किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं कर्मचारी केंद्रित। तो मिशिगन अध्ययन ने कहा कि ये जो शैली है ये बेस्ट शैली है, जहाँ पे कर्मचारियों की बात सुनी जाती है, अनुयायियों की बात सुनी जाती है, भक्तों की बात सुनी जाती है, उनको अपन बोलते हैं श्रेष्ठ शैली। जबकि इससे पहले अपन ने पढ़ा है ओहियो अध्ययन, वो बोलता है कि नहीं, दोनों ही जो है महत्वपूर्ण है। कौन सी? आपकी कर्मचारी केंद्रित और आपकी उत्पाद केंद्रित, दोनों ही शैली जो है महत्वपूर्ण शैली है, दोनों का ही अपना अपना एक रोल है। तो ये है आपका मिशिगन अध्ययन। ये व्यवहारवादी सिद्धांत ही हैं आपके। व्यवहारवादी सिद्धांत में अपन जो है अध्ययन पढ़ रहे हैं, अलग अलग शोध पढ़ रहे हैं। एक ओहियो अध्ययन पढ़ा है अपन ने, दूसरा मिशिगन अध्ययन पढ़ा है, तीसरा अपन पढ़ते हैं प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत। ये किस पे आधारित है? ओहियो अध्ययन पर आधारित है। देने वाले कौन है? आर ब्लेक है और JS माउटन है। इसमें दो चरों का अध्ययन किया गया इस अध्ययन में। कौन सा? एक तो है उत्पाद पर ध्यान, एक है लोगों पर ध्यान। जो उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन पर ध्यान दिया गया, उसमें यह ध्यान रखा गया कि अपना जो उत्पादन है, रिजल्ट जो है, उसको महत्वपूर्ण माना गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कर्मचारियों को महत्वपूर्ण माना गया है, अनुयायियों को महत्वपूर्ण माना गया है। यह है आपका प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत। देने वाले कौन है? ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं महत्वपूर्ण है। ब्लेक और माउंटन ने 5 प्रमुख नेतृत्व की शैलियां बताई। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने बताई कि भाई काम चलाऊ शैली। इसमें क्या होता है? इसमें जो उत्पादन है और लोग जो हैं वो दोनों को ही नगण्य चिंता है, दोनों के लिए नगण्य चिंता है नेता की। ये काम चलाऊ नेतृत्व शैली है। इसमें नेता क्या करता है? दोनों पर ही ध्यान नहीं देता, ना तो उत्पाद पर ध्यान देता है, ना ही अपने अनुयायी जो है, कर्मचारी जो है, उन पर ध्यान देता है। तो दोनों के लिए क्या है? नगण्य चिंता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है नेता को, बिल्कुल काम चलाऊ शैली है ये। तो ये शैली जो है सबसे घटिया शैली है, सबसे बुरी शैली है। एक है आपकी निरंकुश शैली। इसमें उत्पादन की अधिकतम चिंता होती है नेता को, लोगों की चिंता नहीं होती, नगण्य चिंता होती है। सिर्फ और सिर्फ किसकी चिंता होगी? उत्पादन की चिंता होगी यहाँ पे। इसको बोलते हैं निरंकुश, तानाशाही प्रकार की। वो लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने जो कर्मचारी है उन पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने जो भक्त है उन पे ध्यान नहीं दे रहा। किस पे ध्यान दे रहे हैं? रिजल्ट पे ध्यान दे रहा है, उत्पादन पर ध्यान दे रहा है। इसको बोलते हैं निरंकुश शैली। और जिस शैली में दोनों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता उसको बोलते हैं अपन काम चलाऊ शैली। अब देखिए कंट्री क्लब। कंट्री क्लब में क्या होता है? लोगों की अधिकतम चिंता होती है और उत्पादन की नगण्य चिंता होती है। कंट्री में क्या होता है? कंट्री में जो लोग हैं उन लोगों की चिंता होती है। टीम प्रकार, इसमें उत्पादन और लोगों की अधिकतम चिंता होती है। यानी कि टीम प्रकार की जो शैली है इसमें दोनों पर ही ध्यान दिया जाता है नेता के द्वारा, जो उत्पादन है उस पर भी और जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ये सर्वोत्तम शैली है। एक है आपका मध्य मार्गी, जिसमें उत्पादन और लोगों पर पर्याप्त चिंता की जाती है। तो सबसे बढ़िया कौन सी है? सबसे बढ़िया है जिसमें दोनों पर ध्यान दिया जाता है, दोनों की चिंता होती है, वो सबसे बढ़िया है, सर्वोत्तम है। सबसे घटिया कौन सी है? जिसमें दोनों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, नगण्य चिंता होती है, उसको अपन बोलते हैं सबसे घटिया, सबसे बुरी। तो ये 5 प्रकार की शैली बताई है। किन्होंने बताई है? ब्लेक और माउटन ने बताई है। तो ध्यान में रखना, ये ब्लेक और माउटन वाली महत्वपूर्ण है। अब देखिए अपन बात करते हैं स्थितिजन्य सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन से पढ़ा अपन ने? पहला सिद्धांत अपन ने पढ़ा है व्यवहारवादी सिद्धांत।
व्यवहारवादी सिद्धांत। और ये सिद्धांत कौन से हैं आपके? ये है आपके आधुनिक सिद्धांत। ध्यान में रखना ऐसे पहली वाली बातें भी। परंपरागत सिद्धांत में अपने दो सिद्धांत पढ़े थे। परंपरागत सिद्धांत में अपने दो सिद्धांत पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो पढ़ा था अपने गुण सिद्धांत, एक पढ़ा था अपने समूह सिद्धांत। उसके बाद में अपन पढ़ने लगे आधुनिक सिद्धांतों को, जिसमें सबसे पहले अपन ने व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ा। व्यवहारवादी सिद्धांत में व्यवहार को प्रतिपादित करने के लिए, व्यवहार की पुष्टि करने के लिए अध्ययन किए गए, वो अध्ययन अपन ने पढ़े थे। अब जो दूसरा अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्थितिजन्य सिद्धांत। स्थितिजन्य सिद्धांत में सबसे पहले अपन बात करेंगे फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है? ये सिद्धांत बोलता है भाई, किसी नेता के प्रभावी होने के लिए नेतृत्व शैली को स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। ये बोलता है कि भाई बढ़िया नेतृत्व तब होगा जब स्थिति अनुकूल होगी। जब स्थिति ही अनुकूल नहीं है तो नेतृत्व बढ़िया नहीं है। अपन उदाहरण ले सकते हैं किनका? अपन उदाहरण ले सकते हैं आपके राहुल गांधी जी का। छोटा सा उदाहरण अपन लेंगे, उसके बाद में अपन इनको समझेंगे। स्थिति को स्थिति बोल सकते हैं, परिस्थिति बोल सकते हैं। राहुल गांधी जी, ठीक है भाई, ये नेतृत्व का गुण है इनमें। इनके पास में अनुयायी भी है, यानी कि इनके जो भक्त हैं वो भी हैं, नेतृत्व भी है। लेकिन क्या नहीं है इनके पास में? इनके पास में परिस्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। इनकी जो परिस्थितियां है वो प्रतिकूल है, जिन वजह से क्या है, इनका नेतृत्व काम नहीं कर रहा। नेतृत्व तो करते हैं, ये नेता तो है, ये अच्छे नेतृत्व करता है, बहुत सारे अनुयायी भी हैं। लेकिन रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि स्थिति प्रतिकूल है, परिस्थितियां नहीं है। और परिस्थितियां नहीं है तो नेतृत्व भी नहीं है। तो ये जो स्थितिजन्य सिद्धांत यही कहता है कि भाई व्यवहार जरूरी नहीं है, स्थिति भी जरूरी है। अब देखिए, किसी नेता के प्रभावी होने के लिए नेतृत्व शैली को स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, तब वह नेता जो है प्रभावी होगा और उसका नेतृत्व जो है वह बेहतरीन होगा। फिडलर ने दो प्रकार के नेता बताए, एक तो है कार्य केंद्रित, एक है कर्मचारी केंद्रित। कार्य केंद्रित में देखिए क्या है, अति अनुकूल व अति प्रतिकूल परिस्थिति में ही अच्छा कार्य करता है। ये अति अनुकूल होगा या फिर अति प्रतिकूल परिस्थिति होगी तब वह कार्य करेगा। कर्मचारी केंद्रित में क्या होगा कि सामान्य अनुकूल परिस्थितियों में अच्छा कार्य करता है। जब अनुकूल परिस्थिति होगी तब वह अच्छा कार्य करेगा, इसको अपन बोलते हैं कर्मचारी केंद्रित। और जब अति अनुकूल और अति प्रतिकूल परिस्थितियां होगी तब वह अच्छा कार्य करेगा, उसको अपन बोलते हैं कार्य केंद्रित। यहाँ पे कार्य को महत्वपूर्ण माना गया है। परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो, यहाँ पे नेता क्या करेगा? नेता अच्छा कार्य करेगा। तो ये कार्य केंद्रित है, कार्य केंद्रित शैली है। ये फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण भी, स्थितिजन्य सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत अपन पढ़ते हैं पारस्परिकता जीवन चक्र सिद्धांत या स्थितिजन्य सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? पॉल हर्से हैं, केनेथ ब्लेंचर्ड है। इन्होंने नेतृत्व के 3 तत्व बताए, कौन कौन से? कार्य व्यवहार, संबंध व्यवहार और अनुयायी की परिपक्वता। ये तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों होने चाहिए, तब जाकर के क्या होगा? वह नेतृत्व होगा। मान लीजिए व्यवहार अच्छा है कार्य के प्रति एक नेता का, लेकिन उसका जो संबंध है वह अच्छा नहीं है अपने अनुयायियों के साथ में, मान लें, तो वह नेतृत्व नहीं कर सकते। मान लीजिए उसका संबंध भी अच्छा है अपने अनुयायियों के साथ में, उसका जो कार्य है वह भी अच्छा है, लेकिन उसके जो अनुयायी हैं वो क्या है? मंद बुद्धि है, परिपक्व नहीं है, तब वह नेतृत्व नहीं होगा ढंग का। तो तीनों ही महत्वपूर्ण है, यानी कि व्यवहार जो है कार्य का वो भी अच्छा हो, अपने अनुयायियों के साथ में संबंध भी अच्छा हो, अनुयायी जो है वो समझदार हो, परिपक्व हो, तब वह नेतृत्व होगा। ये 3 तत्व महत्वपूर्ण बताए हैं पॉल हर्से ने। इसको बोलते हैं अपन जीवन चक्र सिद्धांत। नेतृत्व की इन्होंने 4 शैलियां बताई है, निर्देशन शैली, विक्रय शैली, भागीदारी शैली और प्रत्यायोजन शैली। ये 4 शैलियों के नाम ध्यान में रखने हैं बस। किसने दिए हैं? ये आपके पॉल हर्से और केनेथ ब्लेंचर्ड ने। अब देखिए, एक अपन बात करते हैं एकीकृत या संगठित नेतृत्व सिद्धांत। ये दिया है आपके टेरी और फ्रैंकलिन ने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नेता न तो पूरी तरह है जन्मजात होता है। सबसे पहला सिद्धांत अपन ने पढ़ा था आज के इस वीडियो में, ध्यान में रखना है, उसको भूलना नहीं है। परंपरागत सिद्धांत जब अपन ने पढ़े थे तो सबसे पहला सिद्धांत पढ़ा था 1 नंबर पे, गुण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? गुण सिद्धांत बोला था। उस गुण सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था
वह सिद्धांत क्या कहता है? वह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति में व्यक्तिगत गुण होते हैं और उन व्यक्तिगत गुणों के माध्यम से वह नेता बनता है। और नेता जन्मजात होता है भाई साहब। जैसे कि गांधी जी जो है वो जन्मजात है, नेता है। अब्राहम लिंकन जो है बोले कि वो जन्मजात ही आपके जो है नेता है। तो जन्मजात जो होते हैं व्यक्तिगत गुणों के माध्यम से बनता है, गुण सिद्धांत बोलते हैं। ये देखिए एकीकृत सिद्धांत क्या बोलता है? ये कहता है कि नेता न तो पूरी तरह जन्मजात होता है और न ही पूर्ण रूप से बनाया जाता है। नेतृत्व का विकास निम्न 4 तत्वों में सम्मिलित होता है। इन्होंने 4 तत्व बताए नेतृत्व के। कौन कौन से बताए हैं वो ध्यान में रखना है। एक इन्होंने बताया है नेता, कि भी नेता जरूरी है, नेता तो होगा ही होगा, बिना नेता के तो नेतृत्व ही नहीं होगा। एक इन्होंने बताया कि भी नेता है, नेता के अनुयायी जो है वो भी होंगे, क्योंकि बिना अनुयायी के नेतृत्व नहीं होगा। नेता भी है, उसके अनुयायी भी हैं, तो संगठन भी होना चाहिए एक। बिना संगठन के वो अनुयायी जो है क्या काम करेगी, उनको क्या लक्ष्य दिया जाएगा? तो क्या क्या होना चाहिए? नेता होना चाहिए, अनुयायी होने चाहिए, उनका एक संगठन होना चाहिए। ये 3 बातें तो है ही। इनके साथ में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशाएं भी होनी चाहिए और ये दशाएं अनुकूलित होनी चाहिए, ध्यान में रखना। ये जब चारों तत्व होंगे तब वह नेतृत्व होगा। और ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है आपके टेरी और फ्रैंकलिन ने बताई है। इन्होंने सिद्धांत दिया एकीकृत और संगठित नेतृत्व सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ध्यान में रखना है। ये चारों बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? नेता होना चाहिए, अनुयायी होने चाहिए उसके, संगठन होना चाहिए उसका, और उसकी जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशाएं हैं वो भी बढ़िया होनी चाहिए, अनुकूलित होनी चाहिए, तब जाकर के वह बढ़िया नेतृत्व होगा। तो ये जो नेता बनते कैसे हैं इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो नेता कैसे बनते हैं इसके लिए जो है सिद्धांत दिए गए हैं और इन सिद्धांतों के माध्यम से बताया गया है कि भाई नेता बनते कैसे हैं। ये सब जो है अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांत को देने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके सुझाव हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। 2-4 सिद्धांत और रहे हैं, उनको भी अपन डिटेल से समझेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो जो भी पार्ट बचा है इस सिद्धांत वाला वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।